The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आए एक दिन बीत गया, लेकिन इस पर सर धुनने वालों को अब तक आराम नहीं मिला। कोर्ट से उम्मीद समाधान की थी, लेकिन 12 जनवरी को जो हुआ उसने कानूनों पर कौन सही कौन गलत वाली बहस को खत्म करने के बजाय एक दूसरी बहस छेड़ दी। न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म के उदाहरण पहले भी आए, लेकिन ये विरले होता है जब कोर्ट किसी कानून की संवैधानिकता पर विचार करने से पहले ही उसके लागू होने पर रोक लगा दे। कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक और विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को भारत की न्यायिक परंपरा में कहाँ जगह मिलेगी, या फिर ये एक नई परंपरा की शुरुआत है? और ये परंपरा भारत में कानूनों को बनाने वाली विधायिका और उनकी व्याख्या करने वाली न्यायपालिका की जुगलबंदी पर क्या असर डालेगी? आज इस पर बड़ी खबर में बात करेंगे। एमपी में एक सरकारी अमला अपनी ही सरकार के मंत्री की शिकायत क्यों कर रहा है, ये बताएंगे, और साथ में देसी टीके को लेकर जरूरी अपडेट भी। लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो देखिए। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार लव जिहाद पर भारत का सबसे सख्त कानून अध्यादेश के रास्ते लेकर आई है। कानून में शिकायत कौन करेगा, जांच कौन करेगा और सजा कौन देगा, इसे लेकर विस्तार से नियम बनाए गए हैं। लेकिन बजरंग दल इस कानून को अच्छे से पढ़ नहीं पाया। इसीलिए कुछ दिन पहले उसके कार्यकर्ताओं ने छतरपुर स्थित एक हनुमान मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब पोस्टर लगाए और धमकियों से रंग दिया। इसमें लिखा गया कि ये रोमांस नहीं, अपराध है। मंदिर परिसर के आसपास यदि कोई विधर्मी लव जिहाद या नशा करता या संदिग्ध परिस्थिति में पाया गया तो बजरंग दल द्वारा उस पर प्रशासनिक रूप से कठोर संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के पोस्टर बैनर छतरपुर शहर के तमाम धार्मिक स्थलों के आसपास लगाए गए हैं। कहीं कहीं वॉल पेंटिंग भी की गई थी। हम ये पूछना चाहते हैं कि बजरंग दल विधर्मी से क्या मतलब समझता है, संदिग्ध परिस्थिति की परिभाषा क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि बजरंग दल कठोर संवैधानिक कार्रवाई कैसे करेगा। छतरपुर में इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता लोकेश चौरसिया ने खबर दी कि मामला सामने आने के बाद छतरपुर पुलिस ने मंदिर पर से पोस्टर हटवाए, धमकियों को मिटवाया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अब दर्शक तय करें कि धर्मस्थलों की मर्यादा कैसे टूटती है, प्रेम से या फिर मंदिर की दीवारों पर ऐसी धमकियां लिखने से। हम बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। दिन के वीडियो के साथ साथ पहली सुर्खी भी मध्य प्रदेश से ही है। इंदौर जिले में वन विभाग के डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। शिकायत का मजमून ये कि मंत्री साहिबा के समर्थकों ने जंगल में अवैध उत्खनन किया। 10 जनवरी को वन विभाग ने छापा मारा, जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और फिर 11 जनवरी की रात मंत्री अपने 3 दर्जन समर्थकों के साथ वन विभाग के दफ्तर पहुंची। वहां मौजूद सरकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गई। अब आप सोचिए, डिप्टी रेंजर की शिकायत पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया? वही जिसकी उम्मीद थी, कोई एक्शन नहीं लिया, मामला ही दर्ज नहीं किया। जब मामला खिंचता दिखा तो मध्य प्रदेश में वन मंत्री विजय शाह ने जांच के आदेश जारी किए। उषा ठाकुर ने अपना पक्ष रखते हुए केरल से एक वीडियो जारी किया और इस मामले को कांग्रेस नेता अंतर सिंह की राजनीति बता दिया। मेरी एक पंचायत बसी पिपरी जो कोदरिया से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। 520 मतदाता मेरे रोंडा उस बूथ पर रहते हैं। लगभग 50 मीटर का मार्ग इतना खुद के उबड़ खाबड़ हो गया, इतने पत्थर उभर के आ गए कि बाइकें पंचर होती हैं, साइकिल से आने जाने वाले लोग भी वहां गिर जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं।
इन सब कष्ट को देखते हुए मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहां अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीपी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। लेकिन आप देख रहे हैं कि विश्राम गृह में माननीय अंतर सिंह जी एक वीडियो जारी कर रहे हैं, तो आप इस घटनाक्रम की पूरी मंशा को बहुत बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। सारा घटनाक्रम माननीय वन मंत्री जी के संज्ञान में डाल दिया गया है। वो जांच के निर्देश देंगे और जो भी व्यक्ति दंडित होगा, गलती करेगा, उसी को दंड मिलेगा। वैसे एफआईआर दर्ज न करने से याद आया, ग्वालियर में गोडसे ज्ञानशाला को प्रशासन ने बंद करा दिया है, लेकिन एफआईआर नाम की चिड़िया ने वहां पर भी पर नहीं मारे। ये आज की तारीख में मध्य प्रदेश पुलिस की सक्रियता के शानदार उदाहरण हैं। वैसे पुलिस की सक्रियता के किस्से मध्य प्रदेश में बहुत हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से सुनिए। आपातकाल के खिलाफ पर्चे निकलते थे और जो काम बताया जाता था वो करते थे, लेकिन 11वीं में पढ़ता था और परीक्षा देनी थी मुझे। एक दिन सूर्यकांत केलकर भी पकड़ लिए गए, उनकी डायरी की छानबीन हुई। छानबीन में हमारा नाम भी डायरी के किसी पन्ने पे अंकित मिल गया। रात को 11 बजे मैं पढ़ रहा था, तब मैं परिषद कार्यालय नहीं था, किराए के कमरे में पढ़ता था। दरवाजा खटखटाया, खोला तो एक सब इंस्पेक्टर, उनके साथ हेड कांस्टेबल और 4-5 कांस्टेबल। मेरी नाम शिवराज सिंह चौहान है। मैंने कहा हाँ, नाम तो मेरी है। मैंने तू चला क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन? मैं माजरा समझ गया गड़बड़ है। पेपर में 2 दिन से जा रही 7 अप्रैल से 9 अप्रैल की बात है, 11 अप्रैल से परीक्षा है। मैंने एक बार कोशिश करके देखते हैं कि बच जाए और पेपर दे दें। मैं कहने की मैंने कब आंदोलन करा, दुबला पतला अभी जैसा हूं उससे ज्यादा। तो एक ने कहा कि अरे आंदोलन चलाएंगे, मुसीबत पहुंचे नहीं। तो एक हेड कांस्टेबल बड़ा खास था, उन्होंने कहा तराशी तो नहीं लेते, अब तराशी भी तो सारा मटीरियल निकल गया। अब पुलिस वाले जैसे सब में गालियां देते, वो देते देते मेरे 4 थपाड़े तो गाल में मारे और फिर कहा चल। अब हम पकड़ के धर लिए गए हबीबगंज थाना भोपाल। उन्होंने देखा, वो जानते वहां ले जाते, बता पर्चे कहां से मिलते थे। नाथुराम सोनी जी फट्टे की होटल थी उनकी, थोड़ी समोसा आलू गोला बनाते थे, वो पर्चा देते थे। मन में आएगा अगर बता दिया तो ये गरीब मर जाएगा। तो तय किया यार अब जो कुछ हो जाए बताना नहीं। जैसी पिटाई बिटाई हुई, ये कोहनियों में और पैरों के जो घुटने रहते हैं उनमें वो लक्ष्य मारे हैं पुलिस ने कि अभी भी जब बादल कड़कते हैं तो ऐसे करते हैं। बता दो, लेकिन हमने भी जिस ठान ली, हम नहीं बताना चाहे कुछ। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। उद्धव ठाकरे कैबिनेट में सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर मुंबई की एक सिंगर ने रेप का आरोप लगाया है। सिंगर ने एक ट्वीट के जरिए आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे उनके साथ 2006 से बार बार बलात्कार कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की पुलिस उनकी शिकायत नहीं लिख रही। पीड़िता ने अब मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखित में शिकायत दी है। इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने केंद्रीय चुनाव आयोग को भी एक लिखित शिकायत दी। इसमें आरोप लगाया कि अक्टूबर 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंडे ने अपनी पत्नियों, बच्चों और संपत्ति को लेकर पूरी जानकारी हलफनामे में नहीं लिखी। सोमैया ने आयोग से इस मामले में जांच करने का आग्रह किया है। उधर मुंडे उन्होंने अपना बयान जारी कर सफाई दी, कहा कि वो 2003 से एक महिला के साथ रिलेशनशिप में थे। आरोप लगाने वाली सिंगर उसी महिला की छोटी बहन है। मुंडे ने कहा कि शिकायतकर्ता की बहन के साथ उनके रिश्ते के बारे में सभी जानते हैं। इस रिश्ते से हुए दोनों बच्चों को उन्होंने अपना नाम दिया, जिम्मेदारी ली। बावजूद इसके 2019 के बाद से दोनों बहनों ने अपने भाई के साथ मिलकर
मुंडे को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जिस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। धनंजय मुंडे महाराष्ट्र में भाजपा के कद्दावर नेता रहे गोपीनाथ मुंडे के भतीजे हैं। वो अपने चाचा का साथ छोड़ते हुए एनसीपी में चले गए थे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धनंजय मुंडे ने अपनी चचेरी बहन पंकजा मुंडे को चुनाव हराया था। तीसरी सुर्खी बनी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से। 13 जनवरी को न्यायालय ने फैसला दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने वाले जोड़ों को अब 30 दिन का नोटिस नहीं छपवाना होगा। कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें एक बालिग लड़की को इसलिए बंधक बनाया गया क्योंकि वो दूसरे धर्म से आने वाले अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। सुनवाई के दौरान जोड़े ने अदालत से कहा कि 30 दिन का नोटिस छपवाने से उनकी निजता और चुनने के अधिकार का हनन हुआ है। इस पर फैसला देते हुए जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि ऐसा नोटिस छपवाने से स्वतंत्रता और निजता के मौलिक अधिकार में राज्य और नॉन स्टेट एक्टर दखल देने लगते हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में नई व्यवस्था देते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के इच्छुक जोड़े मैरिज अफसर को एक लिखित आवेदन देकर 30 दिन वाला नोटिस छापने से मना कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो मैरिज अफसर नोटिस नहीं छापेंगे और न ही किसी आपत्ति को स्वीकार करेंगे। वो शादी की औपचारिकताओं को पूरा करेंगे। न्यायालय के आदेश से पहले व्यवस्था थी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के तहत एक नोटिस सार्वजनिक किया जाता है जिसमें शादी करना चाह रहे जोड़े की जानकारी होती थी। इस नोटिस के चलते कई बार जोड़ों को परिवार, पुलिस या फिर अतिवादी संगठनों की बर्बरता का शिकार होना पड़ता था। अगली सुर्खी बिहार से है। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टेशन मैनेजर के पद पर तैनात रुपेश सिंह की कल शाम हत्या कर दी गई। हमलावरों ने रुपेश को तब गोली मारी जब वो एयरपोर्ट से काम खत्म कर अपने घर वापस लौट रहे थे। बाइक पर सवार हमलावर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल अवस्था में रुपेश को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही रुपेश की हत्या की खबर बाहर आई, विपक्षी दलों के साथ साथ भाजपा नेताओं ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया। रुपेश को मददगार बताते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिलेक्टेड सीएम बता दिया। कहा कि वो थक गए हैं, सरकार नहीं चल रही। विपक्ष तो विपक्ष, नीतीश को अपनों से भी ताने सुनने पड़ रहे हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि अगर पटना पुलिस 3 से 5 दिनों में सफलता नहीं पा पाती है तो मामले को सीबीआई को देना चाहिए। ये घटना बिहार पुलिस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। करीबी चुनाव में सरकार बनने के बाद बिहार में इसी तरह के मामले राजनीति के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। चूंकि नीतीश के पास गृह विभाग है, इसलिए सबसे पहले उन पर उंगलियां उठती हैं। आखिरी सुर्खी ये बनाई एक अच्छी खबर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने आज सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा खरीद के सौदे को मंजूरी दी। 48,000 करोड़ रुपए की इस खरीद में 45,000 करोड़ से अधिक पैसा 73 LCA तेजस मार्क 1A की खरीद के लिए रखे गए हैं। 10 LCA तेजस मार्क 1A ट्रेनर भी खरीदे जाएंगे। तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान है। पहले इसे महज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहा जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया। मार्क 1A इसके पहले संस्करण का उन्नत रूप होगा। जैसे जैसे तेजस कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और भी एडवांस संस्करण आते रहेंगे। लगातार गिर रही स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से परेशान वायुसेना को इस मंजूरी का इंतजार बेसब्री से था। इससे वायुसेना को जहाज मिलेंगे, देसी फाइटर प्रोग्राम को आगे बढ़ने की एक ठोस वजह मिलेगी। इस फैसले के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस हफ्ते की हमारी खास पेशकश जो डिफेंस के मसलों से जुड़ी है रखवाले, उसे जरूर देखें। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान को संविधान सभा ने बनाया था और संविधान सभा को भारत के लोगों ने चुना था और इसीलिए संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात बता रहा है? बात पुरानी है, आप कई दफा सुन चुके होंगे, लेकिन इस पुरानी बात को भी समझना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। भारत में संविधान सर्वोपरि है। इससे ऊपर न सुप्रीम कोर्ट है, न संसद, न सरकार। इन तीनों को वही काम करने चाहिए जिनके लिए भारत के लोगों ने संविधान के जरिए एक व्यवस्था बनाई। बात को सीधे तरीके से समझिए। सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार या संसद, इन्हें संविधान के हिसाब से अपना काम करना है और एक दूसरे के काम में गैर संवैधानिक दखल नहीं देना है। एक बात और, संविधान के मुताबिक चीजें हो, इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। अगर कुछ संविधान के मुताबिक नहीं हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट रोकता है, फिर चाहे वो सरकार ने काम किया हो या संसद ने या फिर खुद न्यायपालिका ने।
और इसीलिए जब किसी को लगता है कि संसद या सरकार से उसे न्याय नहीं मिल रहा तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोगों का भरोसा है, आस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में ताकतवर से ताकतवर सरकारों के खिलाफ फैसले देकर लोगों में अपनी संस्था के प्रति विश्वास भी मजबूत किया है। लेकिन इन्हीं बातों के आलोक में जब हम 12 जनवरी के रोज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ उसे जानते और समझते हैं तो कुछ और ही स्थिति सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अंतरिम फैसला दिया था जिसकी खूब आलोचना हो रही है। जिन प्रदर्शनकारी किसानों के लिए ये फैसला आया वो सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी यही सवाल पूछ रही हैं। देश के बड़े कानूनविद और बुद्धिजीवी वो भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देश के लगभग सभी छोटे बड़े अखबारों में आज संपादकीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है। एक संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट हैज इरोडेड इट्स ओन अथॉरिटी, ऑगर बैडली फॉर इंडियाज फ्यूचर। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के भविष्य के हिसाब से ठीक नहीं है। एक प्रतिष्ठित अखबार के संपादकीय में तो यह भी लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हद पार की, एक राजनीतिक समस्या को अपने हाथ में लिया। एक दूसरे अखबार ने संपादकीय में लिखा कि कोर्ट के फैसले ने यह सवाल खड़े कर दिए कि क्या इसे अपने दायरे से बाहर के मामलों में दखल देना चाहिए। तो अब हम इस पर बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन के मामलों पर अंतरिम फैसले में ऐसा क्या कह दिया जो इतने सवाल उठ रहे हैं या उठने चाहिए। हम बिंदुवार एक एक बात समझते हैं। पहला बिंदु, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजों की बेंच जिसमें देश के चीफ जस्टिस भी शामिल थे, इसने मंगलवार को मोदी सरकार के तीनों कृषि कानूनों के लागू किए जाने पर रोक लगाई। कानून लागू होने पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि अदालत को मीडिया और दूसरे स्रोतों से मालूम चला कि सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच झगड़े की मुख्य वजह ये कानून है, इसलिए किसानों को सुलह के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से वो रोक लगा रहे हैं। अगर कानून संविधान के मुताबिक नहीं है तो संसद के बनाए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकता है, रद्द कर सकता है। पहले भी कई दफे ऐसा हुआ है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले पर या संसद के बनाए कानून के लागू होने पर अंतरिम रोक लगा सकता है? एक लाइन में जवाब हो सकता है कि जी बिल्कुल लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा पावर है। और ये सवाल जब बहस के दौरान कोर्ट में आया तब भी चीफ जस्टिस ने यही कहा कि वो एग्जीक्यूटिव के किसी भी फैसले पर रोक लगा सकते हैं। कोर्ट में एक उदाहरण भी दिया गया मराठा आरक्षण के फैसले का, जिस पर सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अंतरिम रोक भी तभी लगती है जब कोर्ट को जरा सा भी लगता है कि कानून संविधान संगत नहीं है। यह महत्वपूर्ण बात है। मराठा आरक्षण वाले फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून की संवैधानिकता जांची और अपील के तौर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया। हालांकि तब भी अंतरिम स्टे लगाने वाली बेंच के जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा था कि स्टे वाले पावर का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब कानून के संविधान सम्मत न होने पर पुख्ता प्रमाण मिले। लेकिन किसान कानूनों की संवैधानिकता पर बिना कुछ कहे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में यह लिखा है कि यह असाधारण परिस्थिति है और किसानों को भरोसे में लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एक बात और, ऐसे कई पुराने केस हैं जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, कानूनों पर स्टे लगाने की मांग हुई, जैसे आधार का मामला या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला। लेकिन तब कोर्ट ने यही कहा कि योजना की इम्प्लीमेंटेशन पर हम स्टे नहीं लगा सकते, हाँ इसे संवैधानिकता की कसौटी पर जरूर परखेंगे। ऐसे कई मामलों में अब भी फैसले पेंडिंग हैं और योजनाएं या कानून लागू हैं। दूसरा बिंदु, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर दखल क्यों दिया? सरकार और किसानों की झगड़े वाली बात सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंची? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की गई थी। करीब 6 याचिकाएं दायर की गई जिनमें 3 कृषि कानूनों को संवैधानिक और कानूनी तौर पर गलत बता रही थी। यानी याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि ना तो ये कानून संविधान के मुताबिक है और ना ही संगत, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इन्हें रद्द करे। इसके अलावा दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने की मांग को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में 2 PIL यानी जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे किसानों के मूल अधिकारों के हनन को लेकर भी कई याचिकाएं कोर्ट में आई थी। यानी बहुत सारी याचिकाएं थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से पहले वो याचिकाएं नहीं सुनी जिनमें कानूनों को संवैधानिक तौर पर गलत बताया गया। संसद में वॉइस वोट से जिस तरह से कानून पास करवाए गए उस पर दायर याचिकाओं पर भी अभी तक फैसला नहीं आया। सिर्फ प्रदर्शनों वाले पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तवज्जो मिली। प्रदर्शनकारी कानूनों को गलत बताकर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों की मेरिट पर बिना कुछ कहे सुलह के लिए कमेटी बना दी। संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है, अगर कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तब उसे रद्द किया जा सकता है। मंगलवार से पहले की बहस में केंद्र सरकार के वकील वो भी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि आप स्टे नहीं लगा सकते क्योंकि ये कानून संवैधानिकता का उल्लंघन नहीं करते। इसके बावजूद कोर्ट के अंतरिम फैसले में इसका जिक्र नहीं आया, जिसने सवालों को आमंत्रित किया। तीसरी बात,
सुप्रीम कोर्ट ने झगड़ा सुलझाने के लिए कमेटी बनाई। कमेटी बनाने से पहले की बहस में कई तरह के तर्क आए। जैसे भारतीय किसान संघ के वकील ने कहा कि वो किसानों का देश में सबसे बड़ा संगठन है और कानूनों को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बातों से सिचुएशन ऑन ग्राउंड नहीं बदलेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों को ध्यान में रखकर ही कमेटी बनाई, और कमेटी इसलिए बनाई ताकि वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे सके। लेकिन मजेदार बात देखिए, जिन प्रदर्शनकारियों का पक्ष सुनने के लिए कमेटी बनाई गई, उनका एक भी सदस्य इस कमेटी में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के सदस्यों का चुनाव कैसे किया, किस आधार पर चारों सदस्यों को रखा, ये जानकारी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन ये बात सार्वजनिक है कि चारों सदस्य कानूनों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से अपनी राय रख चुके हैं। चौथा बिंदु, जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो चीफ जस्टिस ने सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि आप निराश कर रहे हैं, झगड़ा सुलझा नहीं रहे। एक बार ये मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से कमेटी के सभी सदस्यों को एक अच्छी मंशा से चुना होगा, और मंशा ये रही होगी कि कमेटी के सामने सब किसान अपनी बात रखें तो सुलह हो जाए। लेकिन बात तो सरकार भी किसानों से कर रही है। किसानों के प्रदर्शन को आज 49 दिन हो गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई उसे कितना वक्त दिया गया? 2 महीने का। कमेटी की सिफारिशों से गतिरोध दूर होगा, ये कैसे तय होगा? क्या कमेटी की सिफारिश आने के बाद न्यायालय कोई आदेश निकालेगा? ये आदेश किसके लिए होगा, सरकार के लिए या किसानों के लिए? क्या आदेश बाध्यकारी होगा? कोर्ट ने सरकार को इसलिए डांटा कि वो इतने दिनों में सुलह नहीं कर पाई, लेकिन इस पर कोर्ट ने सुलह का जो तरीका निकाला है उसमें इतना वक्त लगने के बाद भी समाधान को लेकर आश्वासन नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाने को लेकर सीरियस रिसर्च नहीं हुई क्या? अब 5वें बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी अपनी सिफारिशें 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट को दे देती है, लेकिन ये सिफारिशें किस तरह की होंगी? कमेटी में कोई भी कानून का जानकार नहीं है, सब कृषि के जानकार हैं, तो ये बात जाहिर है कि कानून की संवैधानिकता पर कमेटी की सिफारिशें नहीं होंगी। अगर ये सिफारिशें कानून में संशोधन को लेकर होंगी तो सुप्रीम कोर्ट इन सिफारिशों का क्या करेगा? क्या देश का सुप्रीम कोर्ट भारत की संसद को कहेगा कि उसे किस तरह के कानून बनाने चाहिए? क्या उनमें किस तरह का संशोधन करना चाहिए, यह भी बताया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कमेटी की सिफारिशें आने के बाद भी कानूनों के लागू होने पर स्टे बरकरार रख सकता है? ये अहम सवाल हैं। और सवाल सुप्रीम कोर्ट के राजनीतिक मामले में दखल को लेकर भी है। पूछा जा रहा है कि एक विवाद के संवैधानिक पहलू के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने उसके राजनीतिक पहलू पर पहले दखल क्यों दिया? चलते चलते एक सवाल सरकार से भी। सरकार ने कोर्ट में कहा कि उसने कानून पर व्यापक चर्चा की थी और जल्दबाजी में से नहीं लाया गया, लेकिन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग में लगाई आरटीआई के जवाब में इस तरह का रिकॉर्ड नहीं मिला। ये बातें आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इंडिया टुडे को बताई। सरकार और संसद के फैसलों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आलोचनाओं से दूर रहता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठना भारत के भविष्य के लिए चिंताएं पैदा करता है। लल्लन टॉप शो में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक सकारात्मक खबर जो राहत दे और मुस्कान की वजह बने। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को जब से आपात अनुमति मिली है तभी से वो गलत वजहों से खबरों में है। पूछा गया कि जब टीके के असर पर प्रयोग पूरे नहीं हुए, न नतीजे सार्वजनिक हुए, तो अनुमति क्यों दी गई? और इसी में नत्थी करके पूछा गया कि अगर कोवैक्सीन इतना ही असरकारी टीका है तो इसे दूसरे देशों को निर्यात क्यों नहीं किया जा रहा? अब इसे बनाने वाली कंपनी ने इस दिशा में कदम उठा लिए हैं। भारत बायोटेक ने अपने टीके के निर्यात के लिए ब्राजील की प्रेसाइजा मेडिकामेंटोज के साथ करार किया है। ब्राजील की सरकार भारत बायोटेक से टीका खरीदेगी। ब्राजील की नियामक संस्थाओं से अनुमति के बाद भारत बायोटेक टीके को ब्राजील के बाजार में भी उतार पाएगा। उम्मीद की जा रही कि इसके बाद भारत बायोटेक के टीके में भरोसा कुछ बढ़ेगा। कल की तरह आज भी देश भर के अलग अलग कोनों में टीका पहुंचाने की तस्वीरें आई। इन तस्वीरों में हमने भारी पुलिस बंदोबस्त देखा, ढोल तमाशे भी देखे। ये भारत की उत्सव धर्मिता का कोविड-19 संस्करण है। एक महामारी जिसने घड़ी की सुई रोक दी, उसके टीके के स्वागत में हम ढोल बजवाना याद रखते हैं। तमाम दुश्वारियों को किनारे रख के थोड़ा माहौल बनाना याद रहे। ऐसी उत्सव धर्मी हमारे देश में झोला भरकर त्योहार लेकर आती है। ये उत्सव धर्मिता, प्रकृति के त्योहार। एक तरफ पंजाब में लोहड़ी मनाई जा रही है, दूसरी तरफ झारखंड में आदिवासी समाज प्रकृति पर्व सोहराय पोरोब मना रहा है। कल उत्तर भारत में मकर संक्रांति होगी, दक्षिण भारत में पोंगल और असम में बिहू। भाषाएं अलग, संस्कृति अलग, लेकिन नई फसल की आमद के साथ मनाए जाने वाले इन सारे त्योहारों का एक ही उद्देश्य, प्रकृति की पूजा और कृतज्ञता। तो प्रकृति को धन्यवाद, हम उसके प्रति कृतज्ञ बने रहें, विनम्र बने रहें। और ये नहीं कहूँगा कि प्रकृति की रक्षा करें, अपनी रक्षा करें प्रकृति को दुरुस्त रखकर। और याद रखें, बहुलता में एकता,
हमारी ताकत है। आप सबको लोहड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति, सोहराय पोरोब और बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक।